Assalamu alaikum everyone, welcome to my computer lecture series. Today our topic is what are the benefits of framework. फ्रेमवर्क के बेनिफिट्स क्या हैं, फ्रेमवर्क क्यों ज़रूरी है, फ्रेमवर्क क्या काम करता है, ये हमने पहले पढ़ा था। फ्रेमवर्क क्यों ज़रूरी है, देखिए मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि फ्रेमवर्क क्या करता है। फ्रेमवर्क हमें एक स्ट्रक्चर नमा चीज़ मिलती है। हमें ले लें या कोई भी जो सॉफ्टवेयर बनाने वाला बंदा होता है, जो डेवलपर होता है, उसको एक स्ट्रक्चर नमा चीज़ मिलती है, एक बनी बनाई चीज़ मिलती है जिसको यूज़ करके अपने काम को आसान बनाया जाता है। यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले एफिशिएंसी है, फिर कंसिस्टेंसी है, उसके बाद कोड रीयूजेबिलिटी है। देखें एफिशिएंसी में क्या हमारे पास आता है, इनके नाम से ही है कि एफिशिएंसी काम जल्दी होना। ठीक है ना, हम जो भी काम कर रहे हैं, हम कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, फ्रेमवर्क को यूज़ कर रहे हैं, तो फ्रेमवर्क हमें एक बिल्ट इन टूल प्रोवाइड करता है। बने बनाए फीचर्स उसमें मौजूद होते हैं। डेवलपर ने क्या करना होता है, डेवलपर ने सिंपल उनको फॉलो करना होता है, अपनी एप्लीकेशन रेडी कर लेनी होती है, तो उसका काम जल्दी होगा। क्लियर है। फ्रेमवर्क क्या करता है, टूल्स होते हैं, उसमें फीचर्स होते हैं जो क्या काम करते हैं भाई, जो सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट के प्रोसेस को तेज़ कर देते हैं। डेवलपमेंट का प्रोसेस तेज़ होगा तो उसका फ़ायदा क्या होगा, टाइम कम लगेगा, मीन टाइम रिड्यूस होगा, एफर्ट भी कम लगेगी और आपकी एप्लीकेशन जो है वो रेडी हो जाएगी। क्लियर है। उसके बाद है बच्चों कंसिस्टेंसी अब क्या होती है भाई, एक जैसा तरीका। आपने कोई भी काम करना है वो कंसिस्टेंट वे में करें, अपने तरीके को, अपने मेथड को चेंज ना करें। तो फ्रेमवर्क क्या करता है, फ्रेमवर्क अपना कंसिस्टेंट होता है। ठीक है ना, अपने हर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उसका स्टाइल सेम होता है, उसकी कोडिंग सेम होती है, उसके सारे फीचर जो होते हैं वो एक कंसिस्टेंट वे में बने बनाए होते हैं। ठीक है ना, ये क्या करते हैं भाई, दिस मेक्स द कोड ईजियर टू रीड। अब ये डेवलपर की हेल्प करते हैं कि वो आसानी से कोड को रीड कर ले, उसको यूज़ करे। ठीक है ना, और उसके साथ अपनी एप्लीकेशन को रेडी कर ले। थर्ड बेनिफिट में बच्चों हमारे पास आता है कोड रीयूजेबिलिटी। कोड रीयूजेबिलिटी में क्या होता है भाई, आपका कोड बार बार रिपीट होता है। जब एक चीज़ बनी बनाई है, डेवलपर को वो चीज़ बनानी नहीं पड़ रही, वो अपना सिस्टम बना रहा है, कोई सॉफ्टवेयर बना रहा है या कोई भी एप्लीकेशन रेडी कर रहा है, तो वो उसने जिस जगह पर कोड को यूज़ करना है वो एक जगह से कॉपी करता है, कोड को पेस्ट कर देता है, दूसरी जगह पर कॉपी करता है, कोड को पेस्ट कर देता है। मतलब इससे भी उसका टाइम कम आता है। ठीक है ना, टाइम उसका कंज्यूम होता है बहुत ही कम, उसका कम टाइम खर्च होता है, उसकी एफर्ट कम होती है, लेकिन उसको बेनिफिट अच्छे मिल जाते हैं। ठीक है, सेम कोड को डिफरेंट पार्ट पर, डिफरेंट जगह पर, डिफरेंट एप्लीकेशन में डेवलपर उसको यूज़ करता है विदाउट री राइटिंग इट। उसको दोबारा से रीराइट नहीं करना पड़ता, दोबारा से कोड को बनाना नहीं पड़ता। तो इसका फ़ायदा क्या होता है बच्चों, दिस सेव्स टाइम सेव हो जाता है। ठीक है, डेवलपर की हेल्प हो जाती है, मिनिमाइज कोडिंग एरर कम आते हैं। ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि एरर कम आना। अब आप कोई भी काम करते हो ना, 1 से 2 बार कोई भी काम कर लो। जैसे देखो, अगर आपसे बोला जाए आपने कोई टेबल रिपीट करना है, आपने कोई टेबल 50 टाइम्स लिखना है, 10 टाइम्स लिखना है या 5 टाइम्स लिखना है, तो इंसान हो, ठीक है ना, अब लिखते जाओगे ना तो आपसे समटाइम कोई ना कोई गलती हो जाएगी। एक बार नहीं हुई, 2 बार नहीं हुई, तीसरी बार कोई ना कोई गलती हो जाएगी। क्लियर है। लेकिन अगर आपको एक बनी बनाई चीज़ मिल जाए, ठीक है, आपसे कहा जाए कि भाई इसी चीज़ को कॉपी करके आपने फ़लाँ जगह पे ऐड कर देना है, ठीक है, या फिर आपको एक वो जैसे कहते हैं स्केच होता है, या जैसे पहले वक्त में बच्चे वो बड़ा यूज़ करते होते थे, क्या कहते थे उसे, कार्बन पेपर, राइट। हाँ, कार्बन पेपर। तो बच्चे क्या करते थे भाई, एक जगह पे लिख के दूसरी जगह से उसको पेस्ट कर लेते थे। ठीक है, इसी तरह है कि कोड रीयूजेबिलिटी में भी डेवलपर की बहुत हेल्प हो जाती है, उसका टाइम सेव हो जाता है, उसके एरर कम आते हैं। ठीक है, और उसको कोड को दोबारा से रीयूज़ नहीं करना पड़ता। क्लियर हो गया। फिर है जी, इसकी एग्जांपल में देखें डिजांगो क्या है बच्चों, डिजांगो एक पॉपुलर फ्रेमवर्क है। ठीक है, जिसको एक वेब डेवलपमेंट में यूज़ किया जाता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं। ओके, इसको वेबसाइट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें बिल्ट इन फीचर्स होते हैं। वेब डेवलपमेंट का कोई भी काम होता है उसमें इसको इजी वे में लिया जाता है। ये बहुत आसानी से वो काम कर देता है। क्यों? क्योंकि इसमें बिल्ट इन टूल होने की वजह से ऑटोमेटिकली सारे काम खुद हो जाते हैं। यूज़र को सिर्फ छोटी बड़ी कमांड लगानी पड़ती है, उसको दोबारा से हर काम रीराइट नहीं करना पड़ता। क्लियर है। उसके बाद डेवलपर डू नॉट नीड टू बिल्ट ऑल फीचर्स। डेवलपर को सारे फीचर्स खुद से नहीं बनाने पड़ते। क्यों? क्योंकि भाई इसमें बिल्ट इन होते हैं। ठीक है, बार बार रिपीट कर रहे हैं बच्चों, बिल्ट इन होते हैं, पहले से बने बनाए होते हैं, दोबारा से सारा काम शुरू नहीं करना पड़ता। क्लियर है। उसके बाद स्टेक होल्डर्स की बात आती है। स्टेक होल्डर्स कौन से लोग होते हैं भाई, व्हाट आर स्टेक होल्डर्स। अच्छा जी, स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। स्टेक होल्डर्स बच्चों वो लोग होते हैं जो, मतलब कि जैसे ले लें आप पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन, ठीक है ना,
कोई भी बंदा या लोगों का ग्रुप हो वो किसी सिस्टम से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्टेड हो। क्लियर है? अगर ऐसे नहीं समझ आई हम इसको मज़ीद ईजी कर देते हैं। जैसे देखें, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक स्कूल का कोई भी सॉफ्टवेयर है, स्कूल मैनेजमेंट का सिस्टम है, उन्होंने अपना सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है। तो यहाँ पे स्टेक होल्डर्स कौन कौन लोग होंगे? वेरी फर्स्ट, स्कूल की मैनेजमेंट, ठीक है। प्रिंसिपल भी स्टेक होल्डर है। क्यों? क्योंकि वो इफेक्टेड है, ठीक है ना। वो अपने सिस्टम से, अपने सॉफ्टवेयर से उससे फ़ायदा ले रहा है। क्लियर है? उसके बाद बच्चों दूसरी चीज़ आती है हमारे टीचर्स भी उसी सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं। अटेंडेंस लगवानी है बच्चों की, अपनी अटेंडेंस लगानी है, कोई ना कोई और चीज़ देखना है, फ़ीस शेड्यूल देखना है या कुछ भी, ठीक है ना, वो भी उसी सॉफ्टवेयर से, उसी सिस्टम से अफेक्टेड है। उसके बाद स्टूडेंट भी उसी सॉफ्टवेयर से या उसी सिस्टम से अफेक्टेड है। क्लियर है? ये 3 लोग तो हो गए जो एक ही जगह पर एक सिस्टम से अफेक्टेड हैं। स्टूडेंट के पेरेंट्स अफेक्टेड है ना, आपके वो पोर्टल बना कर दिए जाते हैं आपके पेरेंट्स को कि भाई इस पे आपके बच्चों की मंथली रूटीन, मंथली शेड्यूल या वट एवर जो भी है, ठीक है ना, वो सारे पेरेंट्स भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं। उसके बाद देखें, जो स्कूल को मैनेज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर ख़रीदा था, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर बनाने वाले भी स्टेक होल्डर्स हैं। क्यों? क्योंकि उनको वो सॉफ्टवेयर के साथ जुड़े हुए हैं, उनका फ़ायदा या नुकसान उसके साथ है। क्लियर है? देन उस सॉफ्टवेयर बनाने वालों का जो ऑनर है, ठीक है ना, जो उस कंपनी का ऑनर है, उसको भी उस प्रोजेक्ट से फ़ायदा या नुकसान है, मीन वो भी किसी तरीके से उससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मतलब कि वो अटैच है, ठीक है ना, उसको भी वो भी अफेक्टेड है। तो ये सारे लोग कौन हैं? ये सारे लोग स्टेक होल्डर्स हैं। मीन सिंपल में अगर कहा जाए कि स्टेक होल्डर्स कौन बंदे हैं, तो या तो कोई भी एक बंदा या ग्रुप ऑफ पीपल जो किसी भी सिस्टम से डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली अफेक्टेड हों, उस सिस्टम से उनका फ़ायदा जुड़ा हो, उनको कोई ना कोई उसका कोई भी कनेक्शन हो उनका, ठीक है ना, तो वो क्या कहलाते हैं बच्चों? वो स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं। क्लियर हो गया? अब इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स कौन से हैं भाई? वेरी फर्स्ट, एंड यूज़र्स कौन से लोग होते हैं? दीज आर द पीपल हु विल एक्चुअली यूज़ द सॉफ्टवेयर। बच्चे वो लोग होते हैं जो एक्चुअल में सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अगर हम सिर्फ एक स्कूल की बात कर लेते हैं तो स्कूल में लिया किसने? प्रिंसिपल ने। क्लियर है? अब उसको चला कौन रहा है? चला तो प्रिंसिपल रहा है, वहाँ की मैनेजमेंट चला रही है, तो बाद में उसको यूज़ कौन कर रहा है? ठीक है ना, उसकी ओनरशिप तो प्रिंसिपल के पास है, मैनेजमेंट के पास है, तो उसको यूज़ कौन कर रहा है? उसको टीचर्स यूज़ कर रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि बच्चों की डेली रूटीन जो भी उसके ऊपर सेंड करनी है। क्लियर है? उसके बाद बच्चे भी उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो वो एंड यूज़र है। एंड यूज़र कौन लोग होते हैं? जो किसी चीज़ को, जो सॉफ्टवेयर को एक्चुअल में यूज़ करते हैं। देन क्लाइंट और कस्टमर, ठीक है। क्लाइंट और कस्टमर में बच्चे कौन से लोग आते हैं? ये वो बंदे होते हैं जो सॉफ्टवेयर की डिमांड करते हैं, ठीक है ना, प्रोजेक्ट के लिए पेमेंट करते हैं। क्लियर है कि इन्होंने कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है, कोई भी सॉफ्टवेयर इन्होंने ख़रीदना है, उसके लिए पेमेंट करते हैं, ये डिमांड करते हैं कि हमें किस चीज़ के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए। क्लियर है? इनको भी क्या है भाई? ये भी स्टेक होल्डर हैं। उसके बाद है बच्चों प्रोजेक्ट मैनेजर्स। अब ये बंदे कौन से होते हैं? ये वो लोग होते हैं द पीपल मैनेज होल प्रोजेक्ट, जो सारे के सारे प्रोजेक्ट को मैनेज करते हैं। रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्या करने के लिए भाई? ये इन्होंने प्लानिंग करनी होती है, टीम को ऑर्गेनाइज़ करना होता है, कंप्लीट प्रोजेक्ट ऑन टाइम, अपने प्रोजेक्ट को पूरे टाइम पर डिलीवर करना होता है, कंप्लीट करना होता है। तो ये भी कौन है? ये भी स्टेक होल्डर्स हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में बता दिया कि वो सारे लोग जो किसी भी सिस्टम से, कोई भी सिंगल पर्सन है या ग्रुप ऑफ पर्सन है जो किसी भी सिस्टम से डायरेक्ट अफेक्ट करता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है ना, वो क्या है? वो स्टेक होल्डर है। अब प्रोजेक्ट मैनेजर्स, ये भी सारे स्टेक होल्डर्स हैं। फिर उसके बाद कौन से बच्चों? डेवलपर्स, बनाने वाले, द पीपल हु डिज़ाइन, बिल्ड, टेस्ट एंड मेंटेन सॉफ्टवेयर। वो लोग जिन्होंने सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया होता है, जिन्होंने बनाया होता है, जो मेंटेन कर रहे होते हैं, जिन्होंने टेस्ट किया होता है, ठीक है ना, वो कौन है भाई? वो भी स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है। उसके बाद कौन है भाई? लास्ट पे बिजनेस एनालिस्ट है। अब ये कौन है? दे अंडरस्टैंड बिजनेस नीड एंड कन्वर्ट देम इनटू सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। ये क्या करते हैं? बिजनेस एनालिस्ट क्या करते हैं? सिंपल जैसे देखें कि ये कन्वर्ट करते हैं कंपनी की ज़रूरियात को समझकर, उसको बिजनेस एनालिस्ट जो है वो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट के बनाता है, ठीक है ना। जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है, कंपनी जो जो डिमांड करती है, उनकी सारी डिमांड को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर बनता है। लाइक कोई भी बंदा है वो कहता है कि भाई मुझे सॉफ्टवेयर चाहिए। अब देखें, बैंक का सॉफ्टवेयर सेपरेट होता है,
किसी कॉलेज का, किसी यूनिवर्सिटी का, किसी भी अदारे का सॉफ्टवेयर, हर जगह का सॉफ्टवेयर सेपरेट होता है, ठीक है ना। किसी भी जगह का सॉफ्टवेयर दूसरी चीज़ से नहीं मिलता। तो ये कैसे सेपरेट होते हैं? जब कोई बंदा सॉफ्टवेयर लेने जाता है तो वो सॉफ्टवेयर एनालिस्ट से बात करता है, भाई मुझे इस तरह का सॉफ्टवेयर चाहिए, उसमें फ़लाँ फ़ीचर्स होने चाहिए, ठीक है ना। उसमें एंट्री का, एग्ज़िट का, उसमें जो चीज़ें, जो डाटा सेव करना है, वो हर चीज़ का रिकॉर्ड उसमें इस जगह पे ऐसा होना चाहिए, मुझे ऐसे डिज़ाइन करके दो। तो क्या हुआ जाता है भई, जो सॉफ्टवेयर बनाने वाला होता है वो अपने डेवलपर्स को, जिसको प्रोजेक्ट दिया जाता है, वो अपने डेवलपर्स को गाइड करता है, भाई मुझे ये वाला प्रोजेक्ट ऑर्डर मिला है, मुझे इससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर बना के दो। क्लियर है? बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउस में लोग जाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं, हर सॉफ्टवेयर की अपनी डिमांड होती है, उसके अपने फीचर्स होते हैं। क्लियर है? और ये सॉफ्टवेयर बहुत सस्ते नहीं होते, इनके लिए एक अच्छी खासी रकम पे करनी पड़ती है। क्लियर हो गया? ये है भई आपका बेनिफिट्स थे हमारे फ्रेमवर्क को यूज़ करने के। उसके बाद हमने स्टेक होल्डर्स को स्टडी किया कि स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, ठीक है। छोटे छोटे से बच्चों क्वेश्चन हैं, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो काइंडली कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।